अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए, उसे हमने माना, अगर आपके पास ए जो है वो बड़ा होगा जीरो से, क्या होगा बड़ा जीरो से, उसका मतलब है कि जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड्स की तरफ होगा, यानी ऐसे पैराबोला होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में थी, उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो क्या था? पॉजिटिव था। जीरो से मतलब, जीरो से बड़ा का मतलब होना यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हैं? माइनस बी माइनस 2b अंडर प्लस अंडर रूट डी माइनस अंडर रूट डी कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचता है? 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, वहां पर क्या बचता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या हमने इसको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डी जो है वो बड़ा होगा जीरो से, यानी वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर उसका मतलब है कि आपके पास जो रूट्स होंगे असल में वो होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। आपके पास फिर 2 अलग अलग रूट्स होंगे। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडे। वी विल रिवाइज द चैप्टर दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रैपिड रिवीजन में इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपने पॉलिनॉमियल्स का वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तो आज जो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं। आपको पता ही है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूँगा, इक्वेशन का मतलब है कि आपके पास LHS में यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, और बीच में इक्वलिटी का साइन होता है, और यहाँ से हम कहते हैं कि ये और HS राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फिर मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर LHS बराबर होगा RHS के, तो फिर मैं कहूँगा कि वो एक इक्वेशन है। मान के चलते कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 4x + 9 = 10। मेरे पास असल में जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर है, ये जो LHS है, ठीक है, ये मुझे RHS के बराबर है। तो बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो यहाँ पर है ये क्या है? एक इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर? तो आपको ये समझ आया, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, क्या क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन आपको पहले समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं। ऑलरेडी मैंने पॉलिनॉमियल्स में ये डिस्कस किया है, जो कि अपलोडेड वीडियो है, ठीक है, आप वहां देख भी सकते हैं। तो फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूं। पॉलिनॉमियल यानी मैं बात कर रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक यानी एक ऑपरेशन होता है जिसमें आपको कुछ क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, ग्रुप ऑफ टर्म्स। मान के चलते कि मेरे पास 4x + 9 - 3x = 10x + 9, मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पर ग्रुप ऑफ टर्म्स हैं। टर्म का मतलब जब वेरिएबल के साथ क्या हो? कांस्टेंट हो। उस कांस्टेंट को हम, जब आप वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को देखते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ये एक क्या है? एक टर्म है। लेकिन मैं अगर कहूंगा कि ये एक्स का क्या है? कोफिशिएंट है। कौन? 4। इसको मैं यहां से कोफिशिएंट कहता हूं, ठीक है। अगर आपको 5 अकेला दिख रहा है एक इक्वेशन में, तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? एक कांस्टेंट है। लेकिन क्या ये टर्म है? हाँ, ये टर्म है। लेकिन आपने कहा तो टर्म तभी बनती है जब उसके साथ वेरिएबल भी हो, लेकिन यहां पर तो वेरिएबल नहीं है। हाँ, वेरिएबल तो है। अगर मैं इसको 5x² 0 लिखता हूं, क्या ये अब टर्म बन गई? हाँ, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। कैसे 1 के बराबर होता है? मान के चलते हैं कि आप x के बदले कोई भी नंबर लेते हो दुनिया में, कोई भी इंटीजर लेते हो, ठीक। तो अगर मैं उसके पावर में मैं 0 करता हूं, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। मान के चलते कि मेरे पास 100 है, उसके पावर में 0 है, तो वो 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो फिर मैं कहूंगा कि जो कांस्टेंट है ये भी एक टर्म होती है, ठीक है। तो यहां पर एक ग्रुप ऑफ टर्म्स हैं। क्या है? ग्रुप ऑफ टर्म्स है। तो मैं कहूंगा कि ये एक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। लेकिन पॉलिनॉमियल की बात अगर हम करेंगे, पॉलिनॉमियल एक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके वेरिएबल की पावर में, यानी मैं पॉलिनॉमियल की बात कर रहा हूं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब आपको समझ आया, ग्रुप ऑफ टर्म्स जिसके वेरिएबल के पावर में क्या हो, होल नंबर हो, क्या हो, होल नंबर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल्स। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में असल में ये भी एक पॉलिनॉमियल है, क्या है, एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन ये वो पॉलिनॉमियल है जिसके वेरिएबल के पावर में क्या हो, 2 हो। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो तो फिर वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर में, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, यहां पर मैं एक्स ही लेता हूं आपको समझाने के लिए, अगर वहां पर पॉलिनॉमियल के ऊपर क्या पावर होगा, 2 होगा, तो फिर वो कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक क्लियर है, हाँ ये आपको समझ आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म की बात करूंगा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या असल में, वो है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां पर ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप दुनिया में कोई भी अगर ले सकते हैं, उसकी फॉर्म ये होनी चाहिए जहां पर ए बी और सी ये क्या होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन ए जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है कोफिशिएंट है, अगर इसकी जगह में 0 को लेता हूं तब तो ये एक्स स्क्वायर यानी ये सब कुछ, ये टर्म जो है क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं, ये क्या, ये तो 0 बन जाती हैं। तब ये जो इक्वेशन यहां पर रहती है फिर वो लीनियर रहेगी, क्या रहेगी, लीनियर। समझाने के लिए मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं यहां पर 0 लेता हूं, 0x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या ये 0 के बराबर हैं? तो ये क्या फिर रहता है, 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन रहती है। तो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो फिर 0 बन जाती है, तो फिर वो इक्वेशन जो है, वो एक्सप्रेशन जो है, वो पॉलिनॉमियल जो है वो फिर लीनियर पॉलिनॉमियल रहता है। क्लियर है यहां तक? हाँ, ओके। तो आगे चलते हैं। अभी तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आपको एक वेरिएबल दिखता है, ठीक है। मान के चलते हैं कि यहां पर आपने x देखा, ठीक है, यही वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं x की जगह कुछ ऐसा नंबर रखता हूं कि मुझे वो इसके बराबर निकलना चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन है, ठीक है। यानी मान के चलते हैं कि मैं LHS लेता हूं इज इक्वल टू RHS, RHS मेरे पास 0 है। यहां से जो LHS है ये कैसे 0 बन सकता है? तो ये तभी 0 बन सकता है जब मैं वेरिएबल की जगह कुछ ऐसा नंबर रखूं कि मुझे LHS का वैल्यू 0 निकले। तो फिर वो जो x का वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, या आप कह सकते हैं रूट्स। इसके दो नाम है, जीरोस या रूट्स, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है भाई, इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, या आप कहेंगे रूट्स। इसके मैक्सिमम यानी ज्यादा से बस खाली 2 ही जीरो हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस। तो एक और पॉइंट आपको समझाने के लिए, अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा, जब मैं ग्राफ के ऊपर उन जीरोस को रिप्रेजेंट करता था, मान के चलते कि मेरे पास एक क्या है, ग्राफ है, ये क्या है, y एक्सिस, x डैश, y डैश। तो मैंने आपको पॉलिनॉमियल्स में कहा था कि जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या बन जाता है, पैराबोला बन जाता है। क्या बन जाता है? पैराबोला, यानी एक करो, यू शेप्ड करो बन जाती हैं। जहां पर भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स जो वो पैराबोला है लाई करता है, मान के चलते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो फिर वो जो पॉइंट्स होंगे असल में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जीरोस हैं, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है कि आप जीरोस क्यों ही एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं?
ऑलरेडी मैंने कहा है, फिर भी आपको मैं इसको रिवाइज करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस खाली एक्स एक्सिस पर क्यों ही दिखाते हैं। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है, अगर वो उसकी लाइन जो वो पैराबोला बन जाती है, यानी यू शेप्ड कर्व बन जाती हैं, जहां पर वो एक्स एक्सिस पर टच करती हैं, लाइक करती हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। लेकिन क्यों? असल में आप क्या करते हैं, आप y को मान के चलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। कैसे? जब मैं y को ये मान लेता हूं, ये मैंने क्यों माना, क्योंकि x का वैल्यू ऐसे मुझे चाहिए कि जो इस इक्वेशन को जीरो के बराबर बन जाए, ठीक है, यानी जो इस वैल्यू को जीरो के बराबर बनाए। लेकिन जब y आपके पास जीरो होगा, आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब आपके पास y जीरो होगा तो जो पॉइंट है, वो जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस पर कट करेगी, कट, यानी वो लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं कहूंगा कि इसका एक्स का वैल्यू क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि यहां पर एक्स के ऊपर एक लाई कर रही है। अगर मैं कहूंगा कि वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या वो जीरो होंगे? क्यों? क्योंकि यहां पर वाई का वैल्यू क्या है, जीरो है। तभी तो आप समझ गए कि हम इसीलिए एक्स एक्सिस पर उस पैराबोला को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन यह एक पॉइंट और, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए, उसे हमने माना, अगर आपके पास ए जो है वो बड़ा होगा जीरो से, क्या होगा, बड़ा जीरो से, उसका मतलब है कि जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड्स की तरफ होगा, यानी ऐसे पैराबोला होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में थी, उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो क्या था, पॉजिटिव था। जीरो से बड़ा का मतलब होना यहां पर पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास ए छोटा होगा जीरो से, यानी जीरो बड़ा होगा, तो फिर वो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। उसका मतलब है कि आपके पास जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड्स की तरफ होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? लेकिन अगर आपके पास ए जीरो होगा तो फिर उसका पैराबोला कैसे होगा, बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। यानी अगर ए जीरो होगा तो आप वो पैराबोला कैसे होगा, ठीक है, बताइए। तो इसका जवाब जो है, अभी मैंने आपको कहा कि यहां पर ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन रहती है। तो यह हमने डिस्कस किया, ठीक है, यहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर, चलिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर ए बी और सी ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स, ठीक है, और ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपने समझा। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि एक्स के कुछ वैल्यूज होंगे, मैक्सिमम दो ही यहां पर हो सकते हैं, दो जीरोज, या आप कहेंगे रूट्स, यानी एक्स के कुछ खाली दो ही वैल्यूज हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। खाली कितने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम दो, उससे कम भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं, दो, ठीक है। तो ये जीरोज फाइंड करने के लिए आप तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते थे, यानी जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। या तो आप असल में इस चैप्टर में जो हमने है वो एक फार्मूला है, उसे हम कहते हैं शेरी-दारा, आचार्यस फार्मूला। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1025 एडी में एक इक्वेशन दी, एक फॉर्मूला दी। इसने कहा कि आपके पास जो असल में एक्स का वैल्यू है, ठीक है, यानी आपके पास जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, जीरो है, वो किसके बराबर है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट है,
डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि जो आपको बताए नेचर ऑफ रूट्स। असल में जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपको रूट का नेचर बताता है कि आने वाला जो रूट है, आने वाला जो एक्स यानी जो वेरिएबल का क्या होगा, वैल्यू होगा, वो किस तरीके का होगा। ठीक है, इसका प्रूव भी है, यानी ये किस तरीके से आता है। फिलहाल फाइंड यानी रूट्स को निकालने के लिए या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे, या तो हम श्रीधर आचार्य फार्मूला के जरिए से निकालते हैं, या एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं बाय कंपिलेटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, वो आपके सिलेबस में डिलीट है तो इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़नी है। ठीक है, जो कि असल में मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूंगा कि ये आपको इक्वेशन यानी आने वाला जो रूट होगा, जीरो होगा, उसका नेचर बताता है। कैसे नेचर बताता है? इसने कहा कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है वो बड़ा होगा जीरो से, यानी पॉइंट 1 इसने कहा कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक नंबर लाइन है, इस पर यहां से हम जीरो को दिखाते हैं, यहां से -1 -2 यानी यहां से माइनस नंबर्स आते हैं, नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2। मैं आपसे कह रहा हूं कि जीरो से बड़ा नंबर कौन हो सकता है, वो किस तरीके से, वो कहां पर लाई करते हैं। आप कहेंगे वो यहां से लाई करेंगे, वो तो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो तभी मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास डी जो है वो बड़ा होगा जीरो से, यानी वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर उसका मतलब है कि आपके पास जो रूट्स होंगे असल में वो होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी आपके पास फिर 2 अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है, 2 अलग अलग रूट्स होंगे। इसी तरीके से इसने दूसरी बात कही कि अगर आपके पास डी जो है वो छोटा है अब जीरो से, यानी नेगेटिव फिर नंबर आ जाएगा। जीरो से छोटे वाले नंबर्स कहां पर लाई करते हैं, यहां से लाई करते हैं, वो तो नेगेटिव होते हैं, तो समझाने के लिए वो फिर नेगेटिव होते हैं। अब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आता है, जीरो से छोटा आ रहा है, उसका मतलब है आपके पास नो रियल रूट, वो इमेजिनरी होते हैं, वो हम नहीं कैसे बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसने तीसरी बात कही कि अगर आपके पास डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है, तो फिर आपके पास 2 इक्वल रूट्स होंगे। इसने अब 2 ही क्यों कहा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके मैक्सिमम 2 ही जीरोस होते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, यानी डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर होता है जब मैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ जो गिवन नंबर्स होंगे, जब मैं उसको मैं यहां पर पुट करूंगा, अगर मुझे इसका वैल्यू कुछ आता है, अगर पॉजिटिव आता है, तो उसका मतलब है कि जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 अलग अलग रूट्स होंगे। अगर मुझे फिर उस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव में मिलता है, उसका मतलब है कोई रूट नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा, उसका मतलब है कि उसके पास जो रूट्स होंगे वो इक्वल 2 ही रूट्स होंगे। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स होंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा, एक्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, जहां पर डी का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमने पॉलिनॉमियल्स में पढ़ा, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मान के चलते हैं कि मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने वहां पर पढ़ा कि अगर मान के चलते हैं कि एक 0 अल्फा है, दूसरा 0 क्या है, बीटा है। ठीक है, ये आपके पास 2 जीरोस हैं। वहां पर एक रिलेशनशिप दिखाई गई कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, -b अपॉन a। ठीक है, तो दूसरी रिलेशनशिप क्या बताई गई कि अगर आपके पास एक रूट अल्फा है, अगर मैं अल्फा इंटू दूसरा रूट बीटा इनको मैं मल्टीपल करता हूं, तो हमेशा जो वो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, c अपॉन a के बराबर होगा।
क्लियर है यहां तक? ओके। तो अब हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं कि ये कहां से आता है। आप तो कह रहे थे कि पॉलिनॉमियल्स में कि अल्फा प्लस बीटा, जहां पर अल्फा बीटा क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं, ठीक है। तो वो किसके बराबर हैं? अगर मैं उन दो जीरोज का सम करूंगा तो मुझे माइनस बी अपॉन ए के बराबर निकलेगा। अगर मैं उन दो जीरोज का मल्टीपल करूंगा तो मुझे सी अपॉन ए के बराबर मिलेगा। पर ये कहां से आता है, असल में वो चीजें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि यहां पर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी डी अपॉन 2a। क्या ये वैल्यू इसके बराबर भी होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। अगर मैं एक को यहां से प्लस लेता हूं, दूसरे को मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है, 2a, तो दूसरा किसके बराबर फिर होगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। कोई बात, चलिए, ये आपके पास एक जीरो होगा, ये आपके पास दूसरा जीरो होगा, क्लियर यहां तक? मान के चलते हैं कि अगर मैं एक को अल्फा लूंगा, अल्फा किसके बराबर है? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया। मेरे पास दूसरा जीरो है बीटा, वो किसके बराबर मैंने लिया? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अगर मैं यहां से दोनों तरफ को LHS से ऐड करूंगा और RHS को RH से ऐड करूंगा तो वहां पर मुझे क्या मिलता है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस, यहां से ऐड करता हूं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां तक कोई कंफ्यूजन मत है भाई, यहां तक सब शॉर्ट है। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा बेसिस सेम है, तो यहां पर क्या बचता है न्यूमरेटर में? प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, ये माइनस अंदर, ये पॉजिटिव अंदर की तरफ से मल्टीपल हो जाएगा तो वो फिर नेगेटिव ही बन जाता है, क्योंकि यहां पर दो नंबर्स नेगेटिव हैं दोनों। माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन बेसिस क्या है? सेम है, 2a। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हैं? माइनस बी माइनस 2b अंडर प्लस अंडर रूट डी माइनस अंडर रूट डी कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचता है? 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, वहां पर क्या बचता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या हमने इसको प्रूव किया कि ये असल में कहां से आया, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो दूसरी रिलेशन इसी तरीके से हम करेंगे। अल्फा मान के चलते हैं कि मेरे पास एक जीरो अल्फा है, दूसरा है बीटा। मैंने दोनों तरफ से अब LHS को LHS से मल्टीपल दिया, RHS को RH से फिर मल्टीपल दूंगा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो मेरे पास जो अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हैं कि यहां पर मैं ऊपर ऐसे एक फॉर्मूला लगा सकता हूं। आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान के चलते हैं कि a मेरे पास क्या है? माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे से मल्टीपल दो तो 4a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आता है? माइनस बी का स्क्वायर बी होता है, बी स्क्वायर होता है, माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर, तो डी के बराबर आता है 4a स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा बी स्क्वायर माइनस, तो डी किसके बराबर होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो फिर से करते हैं, बी स्क्वायर माइनस को अंदर से मल्टीपल देते हैं तो माइनस बन जाता है, यहां से वो पॉजिटिव बन जाता है 2a, यहां से ये कट जाता है, सॉरी यहां पर ये 4a स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक ए, यहां से एक ए जाएगा,
तो फिर क्या बचता है C अपॉन ए। इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है हमेशा C अपॉन ए के बराबर, जहाँ पर अल्फा और बीटा आपके पास क्या होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने रिवाइज की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ अच्छी तरीके से आया होगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आने वाला वीडियो होगा सबसे पहले वो आप तक ही पहुंचेगा, ठीक है। असल में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप फिर आपके पास ये क्वेश्चन भी होगा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में कहाँ से आई, ठीक है, इसका प्रूफ भी है। तो अगर हम वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो फिर भी अगर लगा कि वो भी अपलोड हम करेंगे उसका प्रूफ, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं इसका प्रूफ भी तो मैं वो ज़रूरी आपके लिए अपलोड करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।